शालिनी मधु से मिलने आउट हाउस पहुंची तो रोशनी वहां साफ सफाई कर रही थी। शालिनी ने उसे देखते ही पूछा, रोशनी मधु ने नाश्ता किया? रोशनी तुरंत उनके पास आकर बोली, जी मैम साहब, उन्होंने नाश्ता कर लिया है और वो अभी थोड़ी देर पहले ही इंटरव्यू के लिए निकल भी गई है। ये सुनकर शालिनी ने परेशान होकर पूछा, इंटरव्यू के लिए निकल गई, पर तुमने उसे जाने क्यों दिया? अभी उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मैंने उन्हें मना किया था मैम साहब, पर उन्होंने कहा कि वो अब ठीक है और जल्दी वापस आ जाएंगी। उन्होंने मुझसे आपको सॉरी कहने के लिए भी कहा है, क्योंकि वो आपको बिना बताए इंटरव्यू के लिए गई है। वो आकर आपसे बात करेगी। मतलब मधु यहाँ नहीं है? शालिनी ने खुशी से चहकते हुए पूछा तो रोशनी ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके सिर हिलाते ही शालिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया और उसके पास बैठकर उसे बड़ी उत्सुकता से देखने लगी। जब रोशनी कुछ नहीं बोली तो शालिनी ने गुस्से में पूछा, अब बिना पूछे कुछ नहीं बताएगी क्या? कल रात वो दोनों आपस में झगड़े तो नहीं? रोशनी झट से बोली, नहीं मैम साहब, कल मैंने जैसे ही करण भैया की गाड़ी की आवाज सुनी तो मैं आपके कहे मुताबिक जल्दी से सो गई थी। कल दोनों के बीच इतना कुछ हुआ पर मैंने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली। बहुत अच्छा किया तूने। अब जल्दी से मुझे शुरुआत से बता कि करण के यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ? शालिनी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। तो रोशनी ने मुस्कुराते हुए उन्हें सब बताना शुरू किया। मैम साहब, आपने ना करण भैया के लिए एकदम सही लड़की पसंद की है। रिद्धिमा दीदी तो मुझे भी कहीं से उनके लायक नहीं लगती। कल रात जब आपने मुझे मैसेज करके बताया कि बिजली रात भर नहीं आएगी और आप करण भैया को यहाँ भेज रही है, तो उनके आते ही मैंने सोने का नाटक किया। करण भैया यहाँ आए तो थे, पर वो घर के अंदर नहीं आए, बल्कि अंधेरे में बाहर ही अपने कैमरे से तस्वीरें लेने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि मधु दीदी सो रही है, पर मधु दीदी तो जाग रही थी। लाइट जाते ही मधु दीदी बहुत डर गई थी और उन्होंने मुझे जगाना चाहा, पर मुझे सोता देख उन्होंने मुझे नहीं जगाया और कैंडल ढूंढने लगी, पर कैंडल्स तो टेबल पर कैंडल स्टैंड में ही लगी हुई थी। शालिनी बोली। रोशनी तुरंत मुंह बनाकर बोली, मैम साहब आप मुझे बीच में मत टोकिए, वरना मुझे फिर से सब शुरू करना पड़ेगा और मैं बीच में क्या हुआ वो भी भूल जाऊंगी। अच्छा बाबा, नहीं टोकूंगी, अब बता आगे क्या हुआ? शालिनी चिढ़कर बोली। रोशनी ने गहरी सांस ली और फिर से उसे बीती रात के बारे में बताने लगी। कैंडल ढूंढने के लिए मधु दीदी जैसे ही किचन की ओर बढ़ी तो उन्हें खिड़की के बाहर कोई नजर आया। वो बहुत डर गई क्योंकि उन्हें लगा कि बाहर कोई चोर है। उन्होंने डरते हुए धीरे से दरवाजा खोला और बाहर उस चोर को ढूंढने लगी। उनके बाहर जाते ही मैं भी जल्दी से उनके पीछे ही बाहर आ गई। दीदी ने करण भैया को चोर समझ लिया और बाहर पड़ी कुदाल उठाकर उन्हें ही मारने लगी। हे भगवान, शालिनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली। तो रोशनी उठकर खड़ी हुई और बोली, पर मधु दीदी उन्हें मार नहीं पाए क्योंकि करण भैया ने उनका हाथ पकड़ लिया और फिर अपना लाइटर जलाया। रोशनी होते ही जैसे ही मधु दीदी ने करण भैया को देखा तो उनकी घिग्गी बंद गई। घिग्गी, ये क्या होता है? शालिनी ने उठकर पूछा तो रोशनी ने पलटकर उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, घिग्गी मतलब डर के मारे उनकी बोलती बंद हो गई। पर करण भैया उन पर बरस पड़े, पर मधु दीदी ने भी उन्हें पलटकर जवाब दिया। उसके बाद करण भैया घर के अंदर आए। रोशनी ने शालिनी को सब कुछ विस्तार से बताया। पूरी बात सुनने के बाद शालिनी ने रोशनी को अपने गले से लगा लिया और बोली, थैंक यू रोशनी, तुझे पता भी नहीं है कि तेरी बातें सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तूने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया और यहाँ मेरे कहने पर करण और मधु को करीब लाने के लिए चुप भी रही। समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं। ये सुनकर रोशनी रोते हुए बोली, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए मैम साहब। आज आपकी वजह से मेरे सिर पर छत है और एक परिवार भी है। मैं आपके और करण भैया के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नंदिनी भाभी के जाने के बाद करण भैया को उदास देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता था, पर कल रात कुछ देर के लिए ही सही, पर मधु दीदी की वजह से वो पहले वाले करण भैया बन गए थे। मधु दीदी ने उनसे जो सवाल किया उससे वो भड़के जरूर, पर उन्हें छोड़कर गए नहीं। और मैम साहब, मधु दीदी भी बहुत अच्छी है। करण भैया बाहर ठंड में ही सो गए थे तो दीदी ने तुरंत बाहर आकर उन्हें अपना कंबल उड़ा दिया। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ रोशनी, मधु बहुत अच्छी लड़की है और मुझे लगता है कि एक वो ही है जो मेरे करण को मुझे लौटा सकती है। मैं नहीं चाहती कि रिद्धिमा से शादी करके वो एक ऐसे अनचाहे बंधन में बंध जाए जिसमें उसका दम घुटने लगे।
मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मधु उसकी खुशी बनती जा रही है। उसके दिल में मधु के लिए ढेर सारा प्यार है, ये तो मैं जान चुकी हूँ। पर अब मुझे मधु के दिल की बात जाननी है और उसके लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है। पर मधु दीदी तो नौकरी ढूंढ रही है। उन्होंने करण भैया से भी कहा है कि नौकरी मिलते ही वो यहाँ से चली जाएगी। और फिर हम भी तो कल भैया की शादी के लिए उदयपुर जा रहे हैं। अब हम मधु दीदी के दिल की बात कैसे जानेंगे? वो तो हमारे साथ नहीं आएगी, रोशनी ने परेशान होकर पूछा। शालिनी मुस्कुरा दी और रोशनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अगर हमारे इरादे नेक हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तूने मुझे जो कुछ भी बताया है उसके बाद तो मुझे यही लग रहा है कि मधु के दिल में भी करण के लिए वही एहसास है जो उसके दिल में मधु के लिए है। इसलिए मुझे कुछ भी करके मधु को भी उदयपुर लेकर जाना होगा ताकि वहां शादी की रस्मों के बीच ये दोनों अपने दिल की सुन सके। और एक बार इन दोनों के दिल की बात इनकी जुबां पर आ गई तो फिर मैं करण और रिद्धिमा की शादी कभी नहीं होने दूंगी। पर हम मधु दीदी को वहां कैसे लेकर जाएंगे? रोशनी ने फिर से पूछा। शालिनी मुस्कुराते हुए काउच पर बैठी और बोली, मधु नौकरी ढूंढने गई है ना, तो अब उसका काम ही उसे उदयपुर लेकर जाएगा। ये सुनकर रोशनी उन्हें हैरानी से देखने लगी। अब मधु वहां नौकरी करेगी जहां मैं चाहूंगी और इस काम में मेरी मदद सिर्फ एक इंसान कर सकता है, आदि। इतना कहकर शालिनी ने तुरंत आदि को कॉल किया। दूसरी ओर से आदि ने जैसे ही शालिनी की कॉल देखी तो कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया, पर फिर उसने कॉल रिसीव की। जी आंटी, आदि अभी के अभी आउट हाउस में आओ। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें आउट हाउस में बुलाया है, खास तौर से करण को। जल्दी आओ। आदि सोच में पड़ गया और फिर बोला, पर आंटी मैं अभी कैसे आ सकता हूँ? आज भी करण सर ऑफिस आ रहे हैं और अगर मैं उन्हें ऑफिस में नहीं मिला तो वो आज ही मेरे रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर देंगे। वो तुम्हें नौकरी से निकाले ना निकाले, पर मैं तुम्हें जरूर निकाल दूंगी। अगर तुम 15 मिनट में यहाँ नहीं पहुंचे तो तुम्हारी नौकरी तो गई समझो। इतना कहकर शालिनी ने कॉल कट कर दी। रोशनी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। इधर आदि बड़बड़ाया, आदि ये खुरानासिक दिन तेरी जान लेकर छोड़ेंगे। अगर तू वहां नहीं गया तो भी तेरी नौकरी गई, और अगर यहाँ करण सर आ गए और तू उन्हें ऑफिस में नहीं मिला तो भी नौकरी गई। हे भगवान, आज मेरी नौकरी आपके हाथों में है, बचा लेना। इतना कहकर वो दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। दूसरी ओर मधु अपना बैग टांगे सड़क पर पैदल चली जा रही थी। वो आगे बढ़ते हुए बड़बड़ाए, मधु भगवान भले तुझसे थोड़े नाराज है और उन्होंने तेरा सारा सामान ट्रेन के नीचे स्वाहा कर दिया हो, पर कम से कम जो पस तूने अपने कंधे पर टांगा हुआ था वो तो सलामत छोड़ दिया। कम से कम तेरे पास तेरे सारे डॉक्यूमेंट और कुछ पैसे तो है। कुछ दिन तो तू एडजस्ट कर ही लेगी, तब तक तुझे नौकरी भी मिल जाएगी। अब थोड़ा तेज तेज चलेगी तो 10 बजे तक तो रिंग रोड पहुंच ही जाएगी। वो बड़बड़ाती हुई चौराहे पर पहुंची और रोड क्रॉस करने के लिए ग्रीन सिग्नल का वेट करने लगी। करण ने वही रेड सिग्नल देखकर अपनी गाड़ी रोक दी। आंखों में ग्लासेस लगाए वो भी सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर मधु पर पड़ी जो लेफ्ट साइड का सिग्नल ग्रीन होते ही रोड क्रॉस कर रही थी। उसे देखते ही करण ने अपना चश्मा निकाला और खुद से बोला, इतना समझाने के बाद भी ये लड़की इंटरव्यू के लिए ही जा रही होगी। अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है और थोड़े से पैसे बचाने के लिए अब ये पैदल चल रही है। पर मुझे क्या, मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे तो वैसे भी इससे दूर ही रहना है। वो फिर से मधु को देखने लगा जो गाड़ियों से बचती हुई पैदल चली जा रही थी। तभी करण की साइड का भी सिग्नल ग्रीन हो गया। उसने अपनी गाड़ी सीधे ले ली और अपने ऑफिस की ओर जाने लगा। गाड़ी ड्राइव करते हुए वो बार बार मधु के बारे में ही सोच रहा था, पर फिर उसने गुस्से में अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ मारा और बोला कि ये लड़की न खुद चैन से जीती है और न मुझे चैन से जीने देती है। कल रात इसे इतने अच्छे से समझाया था कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर नहीं, इसमें तो सेल्फ रिस्पेक्ट कूट कूट कर भरा पड़ा है। निकल पड़ी नौकरी ढूंढने। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी उस ओर मोड़ी जहां उसने मधु को जाते देखा था और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा दी। वो फिर से बड़बड़ाया, वेन और सिटी बस में तो इतने पैसे भी नहीं लगते कि इसे कहीं भी जाने के लिए इतना पैदल चलना पड़े। पर नहीं, उसे भी बचाए और उन लोगों पर खर्च करेगी जिन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। वो ऐसे ही बड़बड़ाते हुए सड़क के दोनों ओर उसे ढूंढने लगा। तभी उसे मधु नजर आ गई। उसने अपनी गाड़ी उसके पास ली
और बोला मधु गाड़ी में बैठो। मधु ने उसकी आवाज सुनकर तुरंत उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे तेज तेज कदमों से आगे जाने लगी। करण अपनी गाड़ी उसके साथ साथ ड्राइव करते हुए बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चुपचाप गाड़ी में बैठो, तुम जहां जाना चाहती हो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मधु चलते हुए बोली, पहले ही बहुत एहसान कर चुके हैं आप मुझ पर, प्लीज अब कोई एहसान मत करिए। अपने एहसानों तले मुझे इतना मत दबाए कि मैं खुद से नजरें न मिला सकूं। उसकी बातें सुनकर करण गुस्से में बोला, मधु चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना मुझे गाड़ी से बाहर आकर तुम्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाना पड़ेगा। और मेरे ऐसा करने से अगर किसी ने फिर से हमारा वीडियो बना लिया और उसे टीवी में दिखा दिया तो तुम्हारी ही मुश्किलें बढ़ेगी। ये सुनकर मधु के कदम रुक गए और उसने करण की ओर देखा जो उसे ही घूर रहा था। उसने अपने आसपास गुजरते लोगों को भी देखा जो उसे ही देख रहे थे। उसने तुरंत करण की गाड़ी का डोर खोला और गाड़ी में बैठकर बोली, चलिए। करण मंद मंद मुस्कुरा दिया और ड्राइव करते हुए बोला, अपना सीट बेल्ट बांधो। मधु ने चुपचाप अपना सीट बेल्ट बांध लिया। करण ने बिना उसकी ओर देखे पूछा, कहाँ जा रही थी? रिंग रोड, मधु ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। ये सुनकर करण ने तुरंत अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और हैरानी से उसे देखने लगा। मधु ने उसे खुद को ऐसे देखते देखा तो पूछा, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? करण ने बिना कोई जवाब दिए गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। इधर आदि शालिनी की सारी बातें सुनने के बाद बोला, आंटी अगर आप मुझे करण सर से छिपकर ये काम करने को कह रही है तो ये तो पक्का है कि इस काम में जिंदगी की रिस्क है। ऐसा कुछ नहीं होगा आदि, क्योंकि मधु को तो करण खुद यहाँ लेकर आया था और वो तो खुद चाहता है कि मधु को नौकरी मिल जाए। शालिनी तुरंत बोली। आदि उठकर खड़ा हो गया, पर करण सर तो ये सारे काम मुझसे ही करने को कहते हैं, अभी तक तो उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। शालिनी ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया और बोलो, अरे वो तो तुमसे तब कहता ना जब मधु ने नौकरी के लिए उससे मदद मांगी होती। मधु बहुत स्वाभिमानी लड़की है आदि, और मैं नहीं चाहती कि उसके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचे। करण के लिए तो तुम रोज काम करते ही हो, पर आज अपनी आंटी का भी ये छोटा सा काम कर दो। प्लीज आंटी, आप ये मुझसे रिक्वेस्ट मत करिए, बस ऑर्डर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आदि तुरंत बोला। शालिनी बहुत खुश हुई और चाय का एक घूंट पीकर बोली, वैसे तो मैं करण से भी ये काम करने को कह सकती थी, पर तुम तो करण को जानते ही हो, जिस दिन वो गुस्से में होगा मधु के सामने एहसान जता देगा कि उसने उसे ये नौकरी दिलवाई है। इसलिए प्लीज आदि, ये बात ना करण को पता चले और न ही मधु को कि मैं तुम्हारी मदद से उसे नौकरी दिलवा रही हूँ। डोंट वरी आंटी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। आदि मुस्कुराते हुए बोला तो शालिनी भी मुस्कुराने लगी और मन ही मन बोली, शुक्र है भगवान का जो ये मेरी मदद के लिए मान गया। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, अगर लेट हो गया तो करण सर बहुत गुस्सा करेंगे। इतना कहकर आदि जाने लगा, पर तभी शालिनी ने उसे रोका। एक मिनट आदि। उनकी आवाज सुनकर आदि के कदम रुक गए। शालिनी ने उसके पास आकर पूछा, आदि मुंबई की जो इवेंट कंपनी करण की शादी प्लान कर रही है, उनकी एक ब्रांच इंदौर में भी है ना? जी आंटी, मैं कल उनके साथ ही तो उदयपुर जा रहा हूँ, आदि ने जवाब दिया। ये सुनकर शालिनी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत प्यार से आदि के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आदि मैं मधु को अपनी बेटी मानती हूँ, उसे इस वक्त जॉब की बहुत जरूरत है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए क्या तुम मधु को इस इवेंट कंपनी में हमारे प्रोजेक्ट पर जॉब दिलवा सकते हो? आदि उन्हें हैरानी से देखने लगा तो शालिनी उसका चेहरा देखकर फट से बोली, वो मैं बस इसलिए कह रही हूँ ताकि जब तक मधु की लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वो हमारी आंखों के सामने रहेगी। प्लीज आदि, मेरा ये काम कर दो। आंटी आप बार बार मुझसे प्लीज मत कहिए, पर मुझे आपका काम करने के लिए करण सर के नाम का ही इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आप फिक्र मत करिए, उस लड़की को मैं इवेंट कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा, पर उसके लिए पहले मुझे ये पता करना होगा कि मधु इंटरव्यू के लिए कहाँ कहाँ जा रही है। शालिनी सोच में पड़ गई, पर फिर आदि को देखकर मुस्कुरा दी। मैं चलता हूँ, इतना कहकर आदि वहां से चला गया। उसके जाते ही शालिनी सोफे पर बैठी और उसने गहरी सांस ली। रोशनी ने जल्दी से टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उनकी ओर बढ़ाकर बोली, ये लीजिए मैम साहब। शालिनी ग्लास लेकर बोली, बस भगवान आदि किसी तरह मधु को ये नौकरी दिलवा दे और वो भी उदयपुर पहुंच जाए। दूसरी ओर करण गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मधु चुपचाप बैठी न्यूज़पेपर में अपने लिए वैकेंसी देख रही थी।
उसे जो भी जॉब अपने लायक लगती वो उस पर पेन से शक्ल बना देती। करण बिना उसकी ओर देखे बोला, तुम चाहो तो खुराना कंस्ट्रक्शन में जॉब कर सकती हो। उसके इतना कहते ही मधु पेपर पर शक्ल बनाते बनाते रुक गई। उसने न ही करण को कोई जवाब दिया और न ही उसकी ओर देखा। पर करण बिना उसकी ओर देखे फिर से बोला, तुम एमबीए कर रही हो, इसलिए मेरी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ। काम के साथ साथ अपनी स्टडी को भी वक्त दे सकोगी। नो थैंक्स, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे चलने के लिए हर कदम पर किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे खुद पर कि मैं अपने लिए अपने दम पर एक नौकरी ढूंढ सकूं। मधु करण को घूरते हुए अकड़ कर बोली। इस बार करण ने उसकी ओर नहीं देखा और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर बोला, तुम्हें खुद पर चाहे जितना भी यकीन हो, पर जब से तुम मुझसे मिली हो मैं तुम्हारे बारे में एक बात बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि तुम्हें हर कदम पर मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती आई है, फिर चाहे वो हमारी पहली मुलाकात हो या फिर आज की लिफ्ट। उसकी बातें सुनकर मधु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने गुस्से में पूछा, आप खुद को समझते क्या है? करण खुराना कंस्ट्रक्शन का मालिक, करण ने अकड़ कर जवाब दिया और मधु को घूरने लगा। मधु भी गुस्से में उसे घूर रही थी। तभी उसकी नज़र रिंग रोड पर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर पड़ी और वो करण को घूरते हुए बोली, बस यहीं रोक दीजिए। करण ने तुरंत अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। उसकी गाड़ी रुकते ही मधु गाड़ी से बाहर आई और गुस्से में गाड़ी का डोर बंद करके बोली, थैंक यू। करण ने अपने ग्लासेस लगाए और बिना उसकी ओर देखे चला गया। उसके जाते ही मधु गुस्से में बड़बड़ाए, कम से कम मेरे थैंक यू का जवाब तो दे ही सकते थे। वो गुस्से में भनभनाती हुई ऑफिस के अंदर जाने लगी, पर जैसे ही उसने अंदर जाने के लिए डोर खोलना चाहा, उसके हाथ रुक गए। उसने गहरी सांस ली और फिर बोली, कूल डाउन मधु, अपना दिमाग ठंडा रख, क्योंकि गुस्से में इंटरव्यू देगी तो तुझे जॉब कभी नहीं मिलेगी। इतना कहकर उसने डोर खोला और अंदर चली गई। इधर करण ने गाड़ी ड्राइव करते हुए आदि को फोन किया। ड्राइव कर रहे आदि ने जैसे ही उसकी कॉल देखी तो खुद से बोला, ओह गॉड, लगता है करण सर ऑफिस पहुंच गए। आज तो तेरी नौकरी गई आदि, क्योंकि करण सर कभी कभी ऑफिस आते हैं और अगर तू उन्हें ऑफिस में नहीं मिला तो वो तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। इतना कहकर उसने डरते हुए कॉल रिसीव की। जी सर, आदि हमारे एक क्लाइंट है, उमेश चंदानी, जिनकी मल्टी हम बना रहे हैं। उन्हें अभी फोन करो और कहो कि उनके रिंग रोड वाले ऑफिस में मधु शर्मा नाम की एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई हुई है, उसे कोई भी बहाना करके जॉब देने से इनकार कर दे। करण के इतना कहते ही आदि की आंखें फटी की फटी रह गई, पर करण से कुछ भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी करण फिर से बोला, आदि तुम आज ही जाकर गीता भवन में अपने कानों का चेकअप करवा लो, वहां तुम्हें इलाज करवाने का कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। पर मेरे कान तो बिल्कुल ठीक है सर, आदि फट से बोला। तो करण ने गुस्से में पूछा, अगर तुम्हारे कान ठीक है और तुम सब सुन सकते हैं तो अभी अभी मेरे कुछ कहने पर तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? सॉरी सर, मैं अभी चंदानी साहब को फोन किए देता हूँ, आदि अपना चश्मा ठीक करते हुए बोला। आज मधु जहां भी इंटरव्यू के लिए जाए उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, समझे तुम? करण फिर से बोला। ये सुनकर आदि हैरान रह गया और आहिस्ता से बोला, जी सर। करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, अब मैं भी देखता हूँ मधु कि बिना मेरे सपोर्ट के तुम इस शहर में नौकरी कैसे करती हो और कैसे मेरी इजाजत के बिना मेरे आउट हाउस से किसी हॉस्टल में शिफ्ट होती हो। दूसरी ओर आदि भी गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, ये करण सर उस लड़की को जॉब ना देने के लिए क्यों कहलवा रहे हैं? कल तक उस लड़की के लिए अपने अपनों के खिलाफ खड़े थे और आज उस लड़की को जॉब देने से मना करवा दिया। अब मैं क्या करूं? कहीं अगर करण सर को ये पता चल गया कि मैं उस लड़की को उनकी शादी के प्रोजेक्ट पर काम दिलवा रहा हूं तो वो मुझे सच में जान से मार देंगे। पर शालिनी आंटी ने मुझे पहली बार किसी काम को करने के लिए इतना इंसिस्ट किया है। आदित्य साहब, अब आपको अपनी जान हथेली पर रखकर शालिनी आंटी का काम तो करना ही पड़ेगा। हे महाकाल, मेरी रक्षा करना। तभी अचानक उसे याद आया कि वो मधु के बारे में ही पता लगा रहा था कि वो कहाँ इंटरव्यू के लिए गई है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शुक्र है भगवान का जो करण सर ने खुद मुझे बता दिया कि मधु कहाँ है। इतना कहकर उसने तुरंत किसी को फोन किया। एक्सक्यूज मी, मधु ऑफिस के रिसेप्शन पर आकर बोली। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर कुछ चेक करते हुए पूछा, जी कहिए। आई हैव कम फॉर इंटरव्यू, मधु बोली। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, आपका सीवी दीजिए।
मधु ने तुरंत अपनी फाइल से अपना सीवी निकाला और उसे दे दिया। रिसेप्शनिस्ट उसका सीवी लेकर कंप्यूटर में उसकी एंट्री करने ही जा रही थी कि तभी उसके पास रखे फोन की बेल बज उठी। उसने कॉल रिसीव की। जी सर, मधु शर्मा नाम की एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई हुई है। उससे कहो कि इंटरव्यू बंद हो चुके हैं क्योंकि जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा था उसके लिए कैंडिडेट फाइनल हो चुकी है। और हाँ, ये बात सिर्फ उसी लड़की से कहना और उसके जाते ही बाकी लड़कियों को एक एक करके अंदर भेज देना। दूसरी ओर से मैनेजर साहब बोले। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत मधु की ओर देखा और फिर उसके सीवी में उसका नाम पढ़ते हुए फोन पर बोली, जी सर। उसने रिसीवर नीचे रखा और मधु को उसका सीवी वापस देते हुए बोली, आई एम सॉरी मैम, पर आप थोड़ा लेट हो गई है। अब इंटरव्यू बंद हो चुके हैं क्योंकि इस पोस्ट के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही एक लड़की को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा चुका है। उसके इतना कहते ही मधु का चेहरा उतर गया और वो उदास होकर वहां से जाने लगी। आप वही मधु है ना, करण खुराना की वाइफ? तभी रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। मधु के कदम रुक गए। उसने पलटकर उस लड़की की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जी नहीं, मैं वो नहीं हूँ। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। ऑफिस से बाहर आते ही वो गुस्से में खुद से बोली, जिसे देखो मुझे वही सपना दिखाने पर तुला हुआ है जो मैं खुद अपने सपने में भी नहीं देखना चाहती। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और बोली, इतनी बड़ी दुनिया में आपको क्या मेरे अलावा कोई और नजर नहीं आता? करण खुराना नाम के इस किस्मत कनेक्शन का टॉर्चर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बख्श दीजिए, प्लीज। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।